Hello, Namaskar, good evening. I am Jiten Kumar Tripathi. Welcome to all of you on my YouTube channel. Today we will talk about another important topic which is taken from BSc second year according to syllabus of Dr. Ram Manohar Lohia Awadh Vishwavidyalay फैजाबाद। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर जो कि बीएससी सेकेंड ईयर से लिया गया है। बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इस पेपर के अंतर्गत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेक्शन से जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कूलाम्स लॉ, उस कूलाम्स लॉ के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि कूलाम्स लॉ होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कूलाम्स लॉ? कूलाम्स लॉ होता क्या है? क्योंकि हमको पहले से ही पता है कि हमारे पास जनरली दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस। इसके अलावा भी एक चार्जेस होता है, कुछ चार्जेस होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं। तो इसलिए जनरली हमको पता है कि देयर आर टू चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। ऑल्सो वी नो दैट between plus and plus repulsion takes place, while between plus and minus attraction takes place. Also we know that between negative and negative repulsion takes place, while negative and positive both are attracted to each other. So क्वेश्चन आता है कि ये क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्यों रिपेल होते हैं? तो इसका मतलब ये क्लियर होता है कि इनके बीच कुछ न कुछ ऐसा है, कुछ न कुछ ऐसा फैक्टर है जो काम करता है, जो इनको एक दूसरे की तरफ आकर्षित करता है, कभी कभी इनको एक दूसरे से दूर भेजता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच एक फोर्स काम करता है। वो फैक्टर क्या है जिसके कारण ये अट्रैक्ट होते हैं, रिपेल होते हैं? वो फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस तो कब बोलते हैं? जब चार्ज स्थिर होते हैं, जब चार्ज फ्लो में होते हैं, मूविंग कंडीशन में होते हैं, तो उनके बीच लगने वाले फोर्सेस को मैग्नेटोस्टैटिक फोर्सेस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स दो पार्ट से मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक्स। जहाँ पे इलेक्ट्रो का सेंस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटो स्टैटिक्स का सेंस होता है मैग्नेटोस्टैटिक्स। जहाँ पे दो पार्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्थिर चार्ज की बात करते हैं, जबकि मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम मूविंग चार्ज की बात करते हैं। तो जितने भी फिनोमेना स्थिर चार्ज के कारण डेवलप होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत रखते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलाम्स लॉ एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जो ये डिफाइन करता है कि जब कोई दो चार्ज एक प्लस ले लें अथवा एक माइनस ले लें, पॉजिटिव चार्ज हो अथवा नेगेटिव चार्ज हो, और दोनों किसी प्रॉपर डिस्टेंस पे एक दूसरे के साथ सेपरेट करता हो, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच जो फोर्स लगते हैं वो उनका नेचर कैसा होता है, उनका इक्वेशन क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का एक सिंपल सा इंट्रो ले लेते हैं। Electromagnetics is consist of two terms, that is electro plus magneto. Magnetic electro plus magnetics, where electro refers for electrostatics, magneto refers for magnetostatics. So electrostatic deals with static. Static means होता है रेस्ट, यानी चार्ज स्थिर है, वो कहीं नहीं जा रहा है, और उसकी स्थिरता के कारण जितने भी इफेक्ट डेवलप होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट और फेमस लॉ है कूलाम्स लॉ, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। जबकि मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या होता है कि चार्ज वो चलने लगते हैं जैसे धारा का प्रवाह। जब धारा का प्रवाह होता है तो ऐसी स्थिति में जो फोर्स डेवलप होते हैं या जो फिनोमेना डेवलप होते हैं, जो कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, उनको हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ मैग्नेटोस्टैटिक
स्टैटिक्स की बात नहीं करेंगे, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कूलॉम्स लॉ की बात करेंगे। कूलॉम्स लॉ होता क्या है? कूलॉम्स लॉ को जनरली हम लॉ ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस और बिटवीन मोर देन टू चार्जेस के नाम से भी जानते हैं। कूलॉम्स लॉ का मतलब एक ऐसा नियम जो हमें ये बताता है कि यदि दो चार्ज, एक प्लस और एक माइनस, किसी प्रॉपर डिस्टेंस पे एक दूसरे से सेपरेट करते हों, तो उन दोनों के बीच क्या इफेक्ट डेवलप होगा, उन दोनों के बीच कैसा बल कार्य करेगा, क्या दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्या दोनों एक दूसरे से रिपेल होंगे। तो इसमें पहले बात आती है इसके स्टेटमेंट की। क्योंकि कूलाम्स ने इसको बताया तो कूलाम्स ने अपने शब्दों में इसे डिफाइन भी किया। इन्होंने बताया क्या कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों टाइप के फोर्स काम करते हैं चार्जेस के बीच में, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे वो रिपल्शन फोर्स हो। द टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन the force of attraction or repulsion between two electric point charges at a fixed distance, at a fixed distance apart, apart means separated, is directly proportional to the product of two point charges। इसका मतलब क्या है कि यदि दो पॉइंट चार्ज जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, समान हो, और दोनों पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हों, सम डिस्टेंस पे अपार्ट सेपरेट हों, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस से सेंस है कि उनके जो मैग्नीट्यूड हैं उनके प्रोडक्ट से। एंड आल्सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? उनके बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो वी कैन explain it again. Coulomb's law is stated as the force of attraction or repulsion between two point charges at a fixed distance apart is directly proportional to product of two point charges and is inversely proportional to square of the distance between them। ये इनका स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम मैथमेटिकल टर्म्स डेवलप कर सकते हैं, एक्सप्रेशन डेवलप कर सकते हैं। किसका? फोर्स का। उस फोर्स का जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में काम करता है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है। प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों नेचर में तो अपोजिट हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों ही सेम है। और ऐसी स्थिति में दोनों के बीच एक प्रॉपर डिस्टेंस है जो कि आर है। तो जब दोनों प्लस और माइनस अपोजिट नेचर के होंगे तो उनके बीच जो फोर्स वर्क करेगा वो फोर्स कैसा होगा? वो फोर्स जाहिर सी बात है अट्रैक्टिव फोर्स होगा। मीन्स क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू को अपनी तरफ खींच सकता है, माइनस क्यू प्लस क्यू को अपनी तरफ खींच सकता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि कब क्या होगा। जबकि अगर दोनों ही सेम नेचर के हैं, प्लस प्लस हैं, तो रिपल्सन फोर्स डेवलप होगा। रिपल्सन फोर्स डेवलप होगा तो एक चार्ज दूसरे चार्ज को अपने से दूर रिपेल करता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेवलप करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन्हीं का स्टेटमेंट, इसको हम मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहला इनका क्या कहना है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस separated at a proper distance is always directly proportional to product of point charges, means product of magnitude of these point charges. It means that F is directly proportional to Q1 Q2 if we take Q1 is plus and Q2 is minus. Also, the second part of this statement is that the force of attraction or repulsion between these two point charges is always inversely proportional to square of the distance between them।
इसका मतलब क्या है कि दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि दूरी अगर बढ़ती है तो उनके जो बीच का फोर्स है वो कम हो जाएगा, अगर दूरी घटती है तो दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर पहले टर्म की बात करें तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मतलब Q1 Q2 ये इसके समानुपाती होता है। इसका मतलब Q1 बढ़ा तो भी फोर्स F का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, इम्प्रूव करेगा, Q2 बढ़ा तो भी F की वैल्यू इम्प्रूव करती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोनों स्टेटमेंट के कंबाइंड फॉर्म की, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रिमूव करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल रिमूव करते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट प्लेस करेंगे जो कि k है। तो इसलिए हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे k की वैल्यू निर्धारित की गई है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जिस वो होती है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ये वैक्यूम के लिए अलग होती है, मतलब मीडियम बदलने के साथ इसकी जो वैल्यू है, मैथमेटिकल वैल्यू वो चेंज होती है। लेकिन वैक्यूम के लिए इसकी जो डिफाइंड वैल्यू है वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी मैथमेटिकल वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये इसकी मैथमेटिकल वैल्यू है। अब अगर हम इसकी वैल्यू रख दें तो हम पाएंगे क्या, पाएंगे कि जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस, उसकी जो वैल्यू हो जाती है उसका इक्वेशन कन्वर्ट हो जाता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि ऐसी स्थिति में हम Q1 Q2 यानी जो मैग्नीट्यूड्स हैं चार्जेस के उनको यूनिट मान लें, 1 means Q1 is equal to 1, Q2 is equal to also 1, Q2 is also 1, and also we take unit distance between them means R is equal to also 1, then we get F is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, मैथमेटिकल वैल्यू पाई की वैल्यू रख के, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख के, तो हमको मैथमेटिकल वैल्यू भी इसकी मिल सकती है। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन में, यहाँ एक्सप्रेशन में क्या लिया है, एफ इज इक्वल टू प्लस माइनस, प्लस माइनस से यहाँ पे सेंस है कि जब एफ पॉजिटिव होगा तो ये दर्शाता है कि दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस, while when it becomes negative then it represents that the repulsive force between them. Also, if we take these 2 point charges with respect to a two-dimensional frame of reference then we can express it as, इसका मतलब क्या है कि ये जनरली अभी हमने पढ़ा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ वो हमेशा किसके बराबर होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या इसको हम सिंपली लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K, क्योंकि ये K की वैल्यू है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये एक जनरल फॉर्म हो जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके वेक्टोरियल फॉर्म की। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके लिए हमको पता है कि जो चार्ज होगा वो कहीं ना कहीं होगा, उसकी स्थिति कुछ ना कुछ होगी। तो किसी चार्ज की स्थिति को दर्शाने के लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे 2 डायमेंशनल भी होते हैं, 3 डायमेंशनल भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम एक सिंपल सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं जो कि 2 डायमेंशनल है, और 2 डायमेंशनल फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं चार्जेस की। If Q1 Q2 are these two point charges and separated
एट अ प्रॉपर डिस्टेंस वेक्टर r12। मतलब r12 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 से 2, q1 से q2 के बीच की जो दूरी है वो है r। तो इसलिए इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर r12। और ये कहाँ पे स्थिर हैं दोनों चार्जेस, ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा इस एक्स वाई मीन्स टू डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में एग्जिस्ट करता है। जब ये इसके बीच में एग्जिस्ट करता है तो हर एक चार्ज का उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक पोजीशन होगी, जिसको हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हैं। Q1 की जो पोजीशन है इस ओरिजिन से वो है R1, Q2 की जो पोजीशन है इस वर्जिन से वो है R2। तो ऐसी स्थिति में हम R12 को क्या कर सकते हैं, R12 को हम वेक्टर के टर्म में एडिशन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चूंकि हमको इसको केवल वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपली हम बात करेंगे कि जब Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई करता है या Q2 Q1 पे फोर्स अप्लाई करता है, तो दोनों दो टाइप के और सिमिलर एक्सप्रेशन डेवलप करते हैं, जिसमें से पहला एक्सप्रेशन हम लेते हैं कि जब Q1 यानी पहला चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा उसको हम लिख सकते हैं वेक्टर F12 मीन्स first charge applied some forces on second charge, that is vector F12, and it will be equal to k into q1 q2 upon। अब यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं हम लेंगे, तो आर की जगह पे क्या है, वो दूरी हमारे पास है R12, तो इसको हम R12 स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन चूंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर रूल्स का भी यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो वेक्टर रूल क्या कहता है कि कोई भी वेक्टर अगर ए है वो हमेशा बराबर किसके होता है, वो हमेशा बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर ए। तो ऐसी स्थिति में चूंकि ये हमारा क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू यूनिट वेक्टर ए। तो चूंकि आर यहाँ पहले क्या था, एक नॉर्मल फॉर्म में था, उसको हमको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ ए बराबर जैसे बदलता है वेक्टर ए अपान यूनिट वेक्टर ए, तो वो उसी फॉर्म में हम आर को भी चेंज कर सकते हैं वेक्टर R12। वेक्टर R12 क्या हो जाएगा, वेक्टर R12 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा R12 इंटू यूनिट वेक्टर R12, या हम केवल R12 की बात करें तो R12 बराबर हो जाएगा वेक्टर R12 अपॉन यूनिट वेक्टर R12। तो ऐसी स्थिति में हम इसके स्थान पे जब इसको प्लेस करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। तो जब चेंज होगा तो वो ये जो फॉर्म है हमारा वेक्टर एफ का वो कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, वेक्टर F12 इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन R12 ये पहला फॉर्म है इंटू यूनिट वेक्टर R। लेकिन अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर F12 इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन R12। क्योंकि स्क्वायर पहले से था तो इसमें हम जब कन्वर्ट करेंगे तो R12 होल क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं कि जब दूसरा चार्ज पहले चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हो तो उसका एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं, तो उसके एक्सप्रेशन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे F21 इज इक्वल टू k q2 q1 अपॉन R21 होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। अब यहाँ पे भी इसको चेंज करेंगे तो ये भी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा q1 q2 अपॉन R21 होल क्यूब इंटू यूनिट वेक्टर ओ इंटू वेक्टर R21, जहाँ पे यूनिट वेक्टर R क्या है, इज द यूनिट डिस्टेंस वेक्टर एंड वेक्टर R इज द डिस्टेंस वेक्टर। सो थैंक यू, बाकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो आगे हमसे जुड़े रहने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सो थैंक यू अगेन, गुड नाइट।